माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रीवा। आज हम भगंदर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। भगंदर के पार्ट 1 में इसके पहले हम लोगों ने देखा एनल कैनाल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसकी बनावट कैसी होती है, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस प्रकार से वो कार्य करती है, भगंदर होने के क्या कारण है, क्या उसके लक्षण होते हैं, ये हमने पिछले एपिसोड में देखा। आज हम देखते हैं भगंदर के एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, हाउ टू एग्जामिन द पेशेंट ऑफ द फिस्टुला इन एनो। भगंदर के मरीज ने कंप्लेंट बताई, उस कंप्लेंट के आधार पर मरीज का हम परीक्षण करते हैं। तो परीक्षण करने के लिए 4 मेथड यूज होती हैं: इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। इन 4 मेथड्स के द्वारा हम करते हैं। तो यहाँ पर हमको ऑस्कल्टेशन वगैरह यूज नहीं करना है, पैल्पेशन करना है। पेशेंट को लिथोटॉमी पोजिशन या नी एल्बो पोजिशन में लेटाना है। लेटाने के बाद पेशेंट को इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन में हमको यदि एक्सटर्नल ओपनिंग होगी तो वो एक्सटर्नल ओपनिंग आपको दिखाई देगी। वहां से फर्स्ट डिस्चार्ज भी हो सकता है कि आपको दिखाई दे, या कोई ब्लीडिंग हो रही होगी वो दिखाई दे, तो हमको नोट डाउन करना है। अब उसके बाद में हमको पैल्पेट करना है उस एरिया को। पेरियनल रीजन जो है, जो एनस की ओपनिंग है, उस ओपनिंग के चारों तरफ हमको पैल्पेट करना है, छू के देखना है, दबा के देखना है। टेंडरनेस है, टेंडरनेस नहीं है, दबाने से पस डिस्चार्ज हो रहा है, दबाने से नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी चीजें हम पैल्पेशन के द्वारा देख सकते हैं। उसके बाद में डिजिटल एग्जामिनेशन, उंगली से एग्जामिनेशन करते हैं कि एनल कैनाल में इंडेक्स फिंगर को ग्लव्स लगाकर लुब्रिकेट कर कर स्लोली स्लोली हम एनल कैनाल के अंदर पुश करते हैं। तो डिजिटल एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन इसका जो होता है वो है प्रोबिंग। प्रोब एक मेलिएबल प्रोब होती है, तांबे की, चांदी की, एल्युमिनियम की, इस प्रकार की मेटल की, जो कि आसानी से मुड़ जाए। इस प्रकार के तार, डिफरेंट साइजेस के वायर होते हैं, इसको हम प्रोब कहते हैं। उस प्रोब के द्वारा पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। एक्सटर्नल ओपनिंग के अंदर उस प्रोब को डालते हैं और एक उंगली हम एनल कैनाल के अंदर डालते हैं। तो उस प्रोब जो एनल कैनाल, जो एक्सटर्नल ओपनिंग से जो प्रोब डाली जाएगी, वो प्रोब धीरे धीरे उस ट्रैक को पार करते हुए यदि इंटरनल ओपनिंग बनी है तो एनल कैनाल को में निकल के आएगी। और एक इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड की, राइट हैंड की, आप एनल कैनाल में डालेंगे और वो प्रोब जो है वो जाके उस टच करेगी। इसका मतलब है वो ट्रैक कंप्लीट हो गया। ठीक है, वो साइनस की पोजीशन में नहीं है, वो फिस्टुला इन एनो बन चुका है। ये प्रोबिंग के द्वारा हम डिसाइड कर सकते हैं। ये डिसाइड हो गया कि इसको फिस्टुला इन एनो ही है, कोई एब्सिस या कोई साइनस नहीं है। उसके बाद हम पेशेंट को एग्जामिन, इन्वेस्टिगेट कराने के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन इसमें हम कंफर्म करने के लिए और करा सकते हैं। तो इसमें जो पस निकल रही है उस पल्स कल्चर भी करा सकते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट। उसके कारण जानने के लिए यदि वो ट्यूबरकुलॉइड है तो उस चेस्ट एक्सरे भी जरूरी होता है। चेस्ट एक्सरे करा के हम उसकी ट्यूबरकुलोसिस के कारण तो नहीं, वो देख सकते हैं। ब्लड शुगर हमको देखना है। मेन इसका जो होता है टेस्ट जो है वो फिस्टुलोग्राम। इसमें रेडियो ओपेक डाई हम एक्सटर्नल ओपनिंग से पुश करते हैं जब तक कि वो एनल कैनाल से डाई निकल के बाहर ना आने लगे। फिर उसको एक्सरे से एक्सपोज करते हैं, जिससे कि जहां जहां पर वो डाई जाती है उस वो डाई एक्सपोज होकर आपको एक्सरे फिल्म के ऊपर वो ट्रैक दिखाई देता है कि कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, उसकी लेंथ कितनी है, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है। ये सारी चीजें हमको फिस्टुलोग्राम से पता चलती हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई भी हम करा सकते हैं। कैंसरस तो नहीं है, उसके लिए हमको बायोप्सी टेस्ट करवाना चाहिए। अब एक गुड सॉल्व रूल होता है कि एक्सटर्नल ओपनिंग तो आपको दिख रही है, लेकिन इंटरनल ओपनिंग कहां पर खुल रही है इसको देखने के लिए एक साइंटिस्ट हुए गुड सॉल्व, उन्होंने एक रूल बनाया कि इस रूल को फॉलो करेंगे तब हम एक्सटर्नल ओपनिंग से इंटरनल ओपनिंग की तरफ आसानी से जाएंगे और एक आर्टिफिशियल फिस्टुला बनाने से बच सकते हैं। अन्यथा क्या होगा, वो एनल कैनाल के आसपास जो स्ट्रक्चर है वो बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट टिश्यू है। तो ऐसे में यदि आपने थोड़ा भी प्रोब से प्रेशर लगाया तो एक नई ओपनिंग बन सकती है। इसको बचाने के लिए गुडसाल्स रूल को हमको ध्यान में रखना चाहिए। पेशेंट को लेटाया, लेटाने के बाद में एनल ओपनिंग को एक इमेजिनरी लाइन के द्वारा 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
ठीक है, ये ऊपर का पार्ट एंटीरियर पार्ट और नीचे का पार्ट पोस्टीरियर पार्ट, ये दो पार्ट होते हैं। ये इमेजिनरी लाइन के द्वारा दो पार्ट में डिवाइड किया और 3 सेंटीमीटर एरिया हम डिसाइड करते हैं कि एनल ओपनिंग से 3 सेंटीमीटर का एरिया में यदि एक्सटर्नल ओपनिंग है एंटीरियर साइड में, एंटीरियर साइड में यदि कोई एक्सटर्नल ओपनिंग है जैसे ये दिखाई दे रही है, तो उसका जो ट्रैक बनेगा वो स्ट्रेट ट्रैक बनता है। यानी उसकी जहां पर मान लो इसको हम ओ क्लॉक पोजिशन में बोलते हैं, ये 12 ओ क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो एक्सटर्नल ओपनिंग यदि आपकी 11 ओ क्लॉक पे है तो इंटरनल ओपनिंग का ट्रैक भी जो है सीधा बनते हुए 11 ओ क्लॉक पर ही इंटरनल ओपनिंग आपको बनेगी। इसमें हम प्रोब जो डालेंगे वो इधर उधर ना डालते हुए सीधा पहले हम डायरेक्शन स्ट्रेट डायरेक्शन रखते हैं, तो आसानी से हम उस ट्रैक को पार करते हुए इंटरनल ओपनिंग के अंदर पहुंच सकते हैं। पोस्टीरियर साइड में यदि है, पोस्टीरियर साइड में कहीं पर भी है 3 सेंटीमीटर में या आउट ऑफ 3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर के बाहर यदि एंटीरियर साइड में भी यदि एक्सटर्नल ओपनिंग है तो उसका ट्रैक भी कर्व ट्रैक बनेगा और इंटरनल ओपनिंग 6 ओ क्लॉक पोजिशन पर खुलती है। जिस प्रकार से एंटीरियर साइड में यदि 3 सेंटीमीटर के अंदर एक्सटर्नल ओपनिंग है तो उसका ट्रैक स्ट्रेट बनेगा। यदि 3 सेंटीमीटर के बाहर में जैसे ये है, ये 3 सेंटीमीटर का यदि हमने डिसाइड किया है, उस सेंटीमीटर के बाहर यदि एक्सटर्नल ओपनिंग है तो उसका ट्रैक स्ट्रेट ना बनते हुए कर्व ट्रैक बनेगा और वो उसकी ओपनिंग 6 ओ क्लॉक पोजिशन पर खुलती है। ये एक मोटा मोटा रूल बनाया गुडसाल ने, इसको बोलते हैं गुडसाल रूल। पोस्टीरियर साइड में चाहे वो विद इन 3 सेंटीमीटर हो या आउट ऑफ 3 सेंटीमीटर हो, कहीं पर भी यदि एक्सटर्नल ओपनिंग होगी तो उसका ट्रैक भी कर्व ट्रैक बनेगा और इंटरनल ओपनिंग 6 ओ क्लॉक पोजिशन पर खुलती है। ये रूल है। यहां पर भी वही चीज हमने बताई है। ये पोस्टीरियर पार्ट बताया है ऊपर का, ये नीचे का एंटीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट में ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग दिखाई दे रही है, इन एक्सटर्नल ओपनिंग का ट्रैक स्ट्रेट ट्रैक है और इंटरनल ओपनिंग भी ये आपको उसी लाइन पर खुलती है। पोस्टीरियर साइड में हम देखें, पोस्टीरियर साइड में चाहे वो इंटरनल ओपनिंग 3 सेंटीमीटर में हो या विद इन सेंटीमीटर हो या आउट ऑफ 3 सेंटीमीटर हो, उसका कर्व ट्रैक बनेगा और 6 ओ क्लॉक पोजिशन पर इंटरनल ओपनिंग खुलती है। एंटीरियर साइड में यदि 3 सेंटीमीटर के बाहर भी यदि ओपनिंग है तो वो इस प्रकार से कर्व ट्रैक बना के 6 ओ क्लॉक पोजिशन पर खुलती है। ये गुडसाल रूल ये यहां पर लिखा हुआ। इन्वेस्टिगेशन में आपको बता ही दिया मैंने कि पस कल्चर, सेंसिटिविटी, ब्लड फिस्टुला हम इत्यादि करते हैं। अब इसके हम देखें टाइप्स क्या है, फिस्टुला इन एनओ के प्रकार, टाइप्स। ये कॉमन इसके टाइप्स दो प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। एक क्लासिफिकेशन ये है सबकुटेनियस, सबम्यूकस, लो एनल, हाई एनल, एनोरेक्टल। मतलब ये हाई एनल में भी एनोरेक्टल टाइप का और डिवाइड कर दिया गया है, इस्चियोरेक्टल या पेल्विरेक्टल। यहां पर हम देखें ये पार्क्स क्लासिफिकेशन एक और होता है। इसको स्फिंक्टर मसल्स जो होती हैं, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इसमें ट्रैक की पोजीशन क्या रहती है, इस आधार पर जो डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया, उसको बोलते हैं पार्क क्लासिफिकेशन। इसमें 4 प्रकार होते हैं, इंटरस्फिंक्टेरिक जो सबसे कॉमन है, ट्रांसस्फिंक्टेरिक, सुपरास्फिंक्टेरिक एंड एक्स्ट्रा स्फिंक्टेरिक। स्फिंक्टेरिक से उस ट्रैक का क्या रिलेशन है, इसके आधार पर ये डिवाइड किया गया। पहले वाले हम देखें सबकुटेनियस, तो दोनों ओपनिंग उसकी ऊपर होती है, एक्सटर्नल होती हैं कुटेनियस रीजन पर, इसलिए इसको बोलते हैं सब। उसका ट्रैक जो है स्किन के नीचे नीचे बनता है। सब म्यूकस होता है, उसकी ओपनिंग म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर ही होती है दोनों। उसको थोड़ा डायग्नोस करना डिफिकल्ट होता है, उसमें ओपनिंग विजिबल नहीं होती। सिर्फ कंप्लेंट जो होती है पेशेंट की, वो म्यूकस डिस्चार्ज या पस डिस्चार्ज की कंप्लेंट पेशेंट बताता है। तो हमको उसको देखना पड़ता है कि एक्सटर्नल ओपनिंग और इंटरनल ओपनिंग दोनों विद इन द म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ट्रैक जो बनेगा वो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर ही बनता है, तो उसको बोलते हैं सब म्यूकस। लो एनल, डेंटेड लाइन के नीचे यदि इंटरनल ओपनिंग खुल रही है तो उसको बोलते हैं लो एनल। डेंटेड लाइन के ऊपर यदि एक्सटर्नल ओपनिंग इंटरनल ओपनिंग खुल रही है तो उसको बोलते हैं हाई एनल।
एनोरेक्टल, एक ओपनिंग एनल कैनाल में के रीजन में है और दूसरी इंटरनल ओपनिंग जो है वो रेक्टम में, बहुत हाई एनल के अभी ऊपर रेक्टम में जाके खुलती है, उसको बोलते हैं स्टियोरेक्टल या पेरिविलेक्टल। उस ओपनिंग कहां पर है उसके आधार पर दो प्रकार का है। ये देखें, इंटरस्फिंक्टेरिक फिस्टुला, स्फिंक्टर को पार करते हुए ये इंटरनल ओपनिंग यहां पर खुल रही है। ट्रांसस्फिंक्टेरिक, ये दोनों इंटरनल स्फिंक्टेरिक और एक्सटर्नल स्फिंक्टेरिक दोनों को क्रॉस करते हुए इंटरनल ओपनिंग खुल रही है। ये इंटरस्फिंक्टेरिक, ट्रांसस्फिंक्टेरिक, सुप्रास्फिंक्टेरिक, यानी ऊपर जा रही है फिर नीचे आके एनल कैनाल के अंदर खुलती है। तो ये चार क्लासिफिकेशन, पार क्लासिफिकेशन के नाम से इसको हम जानते हैं। जो आप पता है मैंने वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। इंटरस्फिंक्टेरिक, थ्रू द डेंटेड लाइन टू एनल वॉल taking along the intersphincteric plane ending in the perianal skin. Transsphincteric में through the external sphincter into the ischiorectal fossa in composing a portion of the internal and external sphincter ending in the skin. वही चीज आपको बताई मैंने वहां पर, इंटरस्फिंक्टेरिक, ट्रांसस्फिंक्टेरिक, सुपरस्फिंक्टेरिक और एक्स्ट्रास्फिंक्टेरिक, ये चार प्रकार के होते हैं। आयुर्वेद में भी इसके कई प्रकार बताए हैं। जैसे दोष के आधार पर जो प्रकार हैं उसमें है पहला वातज, इसको बोलते हैं सतपोनक। इसमें जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है वो मल्टीपल होती है, कई सारी ओपनिंग्स होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सतपोनक। 100 प्रकार, 100 जगह से पस निकल रही, 100 नहीं होती, मोर देन वन होती, तो उसको बोलते हैं सतपोनक। इसको मल्टीपल फिस्टुला हम मॉडर्न में बोल सकते हैं। दूसरा है पित्तज, उष्टग्रीव, ऊंट की गर्दन जिस प्रकार से ऊपर जाके उठती है तो ऐसा ट्रैक बनता है कि ऊपर गया और फिर नीचे आता है, उष्टग्रीव। तीसरा है कफज, इसको परिस्रावी। चौथा है सन्निपातज या शंभुकावर्त, शंख के, शंख जो होता है उस शंख के अंदर जो आवर्त होते हैं, कवरिंग होती है, जिस प्रकार से मुड़ी होती है उसी प्रकार से शंभु सन्निपातज टाइप का जो भगंदर है उसमें भी ट्रैक जो राउंड राउंड होता है, इसको हम हॉर्सशू फिस्टुला के नाम से भी हम मॉडर्न में जानते हैं। आगंतुज होता है, मतलब कोई फॉरेन बॉडी अगर लगी हुई, जैसे मैंने कारण में ही बताया था आपको कि फॉरेन बॉडी यदि कोई लगी हुई है, कोई कील कुर्सी पर लगी हुई है, उस पर यदि व्यक्ति बैठ जाए तो वहां पर जो एब्सेस, जो वुंड बनेगा उसके बाद में जो एब्सेस क्रिएट होगा तो उसके कारण से जो फिस्टुला बनेगा उसको बोलते हैं आगंतुज या उन्मार्गी। रिजु और परिक्षेपी, ये दो प्रकार के और होते हैं। रिजु मीन्स स्टेट, स्टेट ट्रैक जो बनता है उसको बोलते हैं रिजु, और परिक्षेपी जिसमें कर्व ट्रैक बनता है उसको बोलते हैं परिक्षेपी। अब आती है इसकी चिकित्सा, ट्रीटमेंट क्या है इसका। ट्रीटमेंट, मेडिसिन, इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती है, सिर्फ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आप कुछ समय के लिए आप दे सकते हैं। मॉडर्न में हम एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं जिससे कि वो एक्सटर्नल ओपनिंग हील हो जाती है और पेशेंट को लगता है कि ये फिस्टुला भगंदर ठीक हो गया, जबकि वो ठीक नहीं होता। इंटरनल ओपनिंग उसकी बनी रहती है, ट्रैक उसका बना रहता है। कुछ समय के बाद में पुनः इन्फेक्शन होता है, पुनः उसमें एब्सेस खुलेगा, पस भरेगी, पस भरने के बाद में जैसे ही बस्ट होगा फिर पस बाहर निकलेगी। तो इस प्रकार की प्रोसेस चलती रहती है। तो इसकी जो एकमात्र चिकित्सा है, सक्सेसफुल चिकित्सा है, छारसूत्र चिकित्सा। आयुर्वेद जो छारसूत्र, एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है, लिनेन थ्रेड 20 नंबर का, उस थ्रेड के ऊपर कुछ मेडिसिन का लेप करके बनाया जाता है। उस छारसूत्र को एक्सटर्नल ओपनिंग से प्रोब के द्वारा डालते हैं और इंटरनल ओपनिंग से बाहर निकाल के उसको टाई करते हैं, बांधते हैं, उसको बोलते हैं छारसूत्र चिकित्सा। मॉडर्न में अभी सर्जरी ही एकमात्र चिकित्सा है, फिस्टुलोटॉमी, फिस्टुलेक्टॉमी। इसमें पूरे फिस्टुलस ट्रैक को ओपन करके, ले डाउन करके, उसको ट्रैक को स्क्रैप करके निकाल देते हैं और हीलिंग के लिए पेशेंट को वेट करना पड़ता है। इसमें रिकरेंसी रेट बहुत ज्यादा है।
फिस्टुलोटॉमी के बाद में पुनः होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, जबकि क्षार सूत्र में भी रिकरेंसी रेट है, लेकिन बहुत ही कम, 5 से 10 15% ही रिकरेंसी रेट इसमें होती है, और इसमें बहुत ज्यादा, मोर देन 50% रिकरेंसी रेट इसमें देखा गया है। आचार्य सुश्रुत ने एक अग्निक्रम चिकित्सा भी बताई है, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ये क्षार सूत्र, हम देखें, ये बनने के बाद में टेस्ट ट्यूब में इसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं। ये क्षार सूत्र, इस पर क्षार हल्दी का लेप इसमें किया जाता है। ये देखिए, ये क्षार सूत्र किस प्रकार से, ये जो ब्लैक दिखाई दे रहा है वो क्षार सूत्र यहाँ से गया, ये एक्सटर्नल ओपनिंग है, इस एक्सटर्नल ओपनिंग से हमने क्षार सूत्र डाला और ये इंटरनल ओपनिंग से निकाल के यहाँ पर हमने टाई किया हुआ। ये इसको पर वीक चेंज करना पड़ता है, क्षार सूत्र को पर वीक, जिस दिन भी आपने बांधा है उससे ठीक 1 हफ्ते के बाद में पुनः चेंज करना। तो हर हफ्ते, ये डिपेंड करता है उस ट्रैक की लंबाई कितनी है। इसका जो एवरेज कटिंग टाइम है 1 सेंटीमीटर पर वीक है। यदि वो 10 सेंटीमीटर का ट्रैक है तो 10 हफ्ते लगेंगे, 2 सेंटीमीटर का ट्रैक है तो 2 हफ्ते में हो जाएगा। तो इस प्रकार से ट्रैक करते हुए धागा हर हफ्ते छोटा होता जाएगा और बाहर निकल जाएगा, तो हम समझेंगे कि कंप्लीट इसका ट्रैक कट चुका। ये ओपीडी प्रोसीजर है, लोकल एनेस्थेसिया के अंदर इसको हम कर सकते हैं, ओपीडी के अंदर हम इसको कर सकते हैं। इसको करने के बाद में पेशेंट अपनी ड्यूटी जो भी कार्य कर रहा है वो आराम से कर सकता है। इस पर बेड पर रहने की कोई आवश्यकता इसमें पेशेंट को नहीं होती है। ये सबसे बड़ा इसका फायदा होता है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता ट्रीटमेंट। एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो और आप उसको देख सकें। इसके साथ साथ आप यदि लाइक करें, पसंद आया हो तो शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि और हमको और आगे की वीडियोस बनाने में एनकरेजमेंट मिल सके। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।